गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर या द्रव जल की संरचना। द्रव जल की संरचना का अध्ययन सबसे पहले मॉर्गन तथा वॉरेन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन विधि के द्वारा किया था। इन अध्ययनों के अनुसार जल के अणुओं के मध्य विद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं जो कि डायपोल डायपोल इंटरैक्शन यानी कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डायपोल डायपोल इंटरैक्शन क्या होता है। डायपोल में दो एंड्स पर अलग अलग चार्जेस सेंटर्ड होते हैं, एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आधिक्य में पाया जाता है। तो जब एक डायपोल का पॉजिटिव एंड दूसरे डायपोल के नेगेटिव एंड से आकर्षित होता है तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन वहाँ पर पाया जाता है। वाटर के केस में जो OH बॉन्ड है ये हाईली पोलर बॉन्ड होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए OH बॉन्ड का जो आवेश है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है इसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। प्रत्येक हाइड्रोजन एटम अपने एडजेसेंट ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है क्योंकि इसमें यह पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन और एडजेसेंट ऑक्सीजन एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है, जो कि कन्वेंशनल डायपोल डायपोल फोर्सेस की तुलना में ज़्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन विधि के द्वारा जल में ऑक्सीजन अणुओं का पता लगाया गया और उसके आधार पर ये पाया गया कि प्रत्येक जल के अणु के चारों ओर अन्य जल के अणु चतुष्फलकीय स्थिति में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक ऑक्सीजन एटम के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जिससे कि ये अपने आसपास के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनके साथ जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। इस प्रकार से जो प्रत्येक ऑक्सीजन एटम है वो दो कोवैलेंट बॉन्ड तथा दो हाइड्रोजन बॉन्ड से घिरी हुई एक चतुष्फलकीय ज्यामिति में दिखाई देता है। इस फिगर में हम देखेंगे कि एक वाटर मॉलिक्यूल चार अन्य वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली रूप से व्यवस्थित है। जल की ठोस अवस्था बर्फ में भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होता है और इस अवस्था में समचतुष्फल की अवस्था पाई जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ में कोऑर्डिनेशन संख्या तो 4 रहती है, लेकिन अंतर आणविक दूरी बढ़ जाती है और उसके घनत्व में भी कमी आ जाती है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंचता है तो समचतुष्फल की रचना भंग हो जाती है और कोऑर्डिनेशन संख्या में 4 से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन संख्या बढ़कर 5 तक पहुंच जाती है, जिससे कि घनत्व में थोड़ी सी वृद्धि होती है। जब टेम्परेचर हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन संख्या तो वही रहती है, लेकिन अंतर आणविक दूरी बढ़ने से घनत्व निरंतर घटता रहता है। तो इस विवेचन से यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि द्रव जल की कोई स्थिर रचना होती है। द्रव जल की रचना हर पल बदलती रहती है क्योंकि जल के अणु टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनका जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाता है। जल की रचना को ज्ञात करने के लिए दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा दूसरे मेथड भी अपनाए गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। और उन्होंने इन मेथड से जब जल की रचना का अध्ययन किया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि जल के अणुओं के बीच कोणीय संबंध पाए जाते हैं जो कि अणु में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणुओं में एसोसिएशन होता है, संगुणन होता है। जल के संगुणन
को वैज्ञानिकों ने क्लस्टर मॉडल के रूप में समझाया। उन्होंने कहा कि द्रव जल और जल के जो सिंगल अणु हैं और अणुओं के झुंडों का मिश्रण होता है। इसमें क्लस्टर्स भी होते हैं और एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं कि हमें 2 क्लस्टर नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि 2 क्लस्टर्स हैं और इन क्लस्टर के साथ साथ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल भी अरेंज्ड हैं। जल के इन क्लस्टरों में जल के विभिन्न अणु चतुष्फलकीय आकार में परस्पर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा बंधे रहते हैं और इन क्लस्टर्स के मध्य में सिंगल वाटर मॉलिक्यूल भी फैले रहते हैं। ये क्लस्टर बनते और टूटते रहते हैं, जिससे कि एकाकी जल के अणु इस प्रक्रिया में भाग लेते रहते हैं। अतः एकाकी अणुओं और क्लस्टर में इंटरचेंज होता रहता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी है वाटर की कोहेजन, या जिसे संसंजन भी कहा जाता है। द्रव के अणुओं में क्रिस्टलीय पदार्थों की भांति इतना प्रबल आकर्षण बल नहीं होता कि वो मजबूती से बंधे रहते हैं और उनमें द्रव के स्थानांतरण गति न हो, किंतु गैस के अणुओं की द्रव की तरह द्रव के अणु इतने स्वतंत्र भी नहीं होते कि उनके मध्य में आकर्षण बल को नगण्य मान लिया जाए। अतः द्रव के अणुओं के मध्य इतना आकर्षण बल होता है कि वे कुछ अपवादों को छोड़कर परस्पर द्रव की सतह के भीतर ही बंधे रहते हैं। द्रव के अणुओं के मध्य इस आकर्षण बल को संसंजन कहते हैं और इस बल को संसंजक बल कहा जाता है। कोहेजन की प्रॉपर्टी के कारण ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जल की रचना, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से जल की रचना की व्याख्या किस प्रकार से की गई है और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से जल की रचना की व्याख्या किस प्रकार से की गई है। धन्यवाद।